समाजशास्त्री और मानव विज्ञानी, सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट तर्क देते हैं कि भले ही जनजातियों और कबीलों में सामान्यतः बड़े बुजुर्गों को पूरे समूह के लिए निर्णय करने की दृष्टि से शीर्ष पर रखा जाता था। पूरे कबीले के लिए निर्णय करने की जिम्मेदारी और ताकत सामान्यतः उन्हीं के पास होती थी और वास्तव में यही तो सत्ता है। इसी को तो सत्ता कहते हैं। लेकिन उन समाजों में भी सत्ता को लेकर संघर्ष एक आम बात ही थी और कई बार निर्णय लेने के लिए भी सारे सदस्यों के बीच सलाह मशवरा की जरूरत पड़ती थी। इसको क्या आप राजनीति का नाम नहीं देंगे? तो इन सब से हमें समझ आता है कि राजनीति किसी भी समाज का एक अभिन्न अंग है। हाँ, इतना जरूर है कि इसकी बनावट, इसके स्वरूप में भिन्नता पाई जा सकती है। जो समाज अपने को जिंदा रखना चाहता है, उसे अपने सदस्यों की, जिन लोगों से मिलकर वो समाज बना है, उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना ही पड़ता है। लोगों की क्या जरूरतें हैं, ये पता करने के लिए लोगों की बात को सुनना पड़ेगा। इसके बाद इन जरूरतों को पूरा करने के तरीकों पर बात होगी। बहुत सारे तरीके होंगे और निश्चित ही अलग अलग लोग अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस लेकर के आएंगे। और यह भी निश्चित है कि इन सारे सॉल्यूशंस पर समाज आगे तो बढ़ नहीं सकता। किसी भी समाज के पास इतने रिसोर्सेस ही नहीं होते हैं, इतने संसाधन होते ही नहीं हैं। इसीलिए इन जरूरतों को पूरा करने के संभव उपायों में से किसी एक को चुनने के लिए किसी ना किसी तरह के राजनीतिक संगठन की आवश्यकता होती ही है। इसी तरह धर्म, परिवार, शैक्षिक संगठन, सरकार आदि तमाम संस्थाएं मौजूद हैं जो ऐसी ही कई तरह की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इस प्रकार राजनीति शास्त्र को इन सामाजिक प्रश्नों को हल करने वाली संस्थाओं को अध्ययन करने का विषय भी कहा जा सकता है। सरकार की क्या जरूरत है, कितने तरह की सरकारें होती हैं, सरकार कैसे बनती है, कैसे काम करती है, ये सब राजनीति शास्त्र के अहम मुद्दे हैं। सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय इसलिए विशेष तवज्जो पाते हैं क्योंकि सरकार की आर्थिक नीति, विदेश नीति, शिक्षा नीति आदि सीधे सीधे तौर पर हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। एक भ्रष्ट और दुर्भावनापूर्ण सरकार सांप्रदायिक संघर्ष को बढ़ावा दे सकती है, आर्थिक गतिविधियों को नष्ट करने वाली नीतियां अपना सकती है, आवाज उठाने की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा सकती है। जब भी किसी भी जगह सरकार ने इस तरह की गलतियां की हैं, तो सरकार के ऐसे कदमों का परिणाम बेजोड़ महंगाई, बेरोजगारी, वैयक्तिक गरिमा का पतन और हर तरफ व्याप्त असंतोष के रूप में देखा गया है। ऐसी स्थिति में जीने के लिए जरूरी सामान खरीदना भी कठिन हो जाता है। लोगों का दम घुटने लगता है, सीधे तौर पर लोग फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं और कुछ लोग तो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां समाज को निराशा की तरफ धकेल देती हैं। लोग कहने लगते हैं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इस सिस्टम का कुछ हो ही नहीं सकता, सारे नेता चोर हैं, सब एक दूसरे की टांग खींचने और गर्दन नापने में लगे हुए हैं। इस तरह की निराशा कई बार समाज में अपराध और हिंसा को जन्म देती है और ऐसे हिंसक समाज में अच्छे लोग राजनीति से घृणा करने लग जाते हैं, राजनीति से दूर चले जाते हैं। अंततः राजनीतिक पदों पर और भी ज्यादा संकीर्ण सोच वाले, और भी ज्यादा अशिक्षित और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पहुंचने लग जाते हैं और इस तरह एक पूरा विशेष सर्कल बन जाता है। अभी तक राजनीति शास्त्र की जितनी भी परिभाषाओं की चर्चा की गई है, वे सभी इस विषय को एक अलग नजरिए से देखने का दृष्टिकोण देती हैं। राजनीति की इन सभी परिभाषाओं में कई समानताएं हैं और कई अंतर भी। अब आप बताइए कि आपके हिसाब से राजनीति क्या है और खास तौर पर अपने देश भारत के संदर्भ में आप राजनीति को कैसे परिभाषित करेंगे। ये वैचारिक कसरत न सिर्फ आपको आप ही के विचारों से और करीब से परिचित करवाएगी, बल्कि आपके सामने आप ही के कुछ पूर्वाग्रहों यानी कि प्रेजुडिसेस को ला खड़ा कर देगी। इस तरह के दृष्टिकोणों के विषय में और अधिक जानने के लिए आप लेफ्ट पेज की पुस्तक पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अभी तक हमने पिछले वीडियोस में जो भी बात की है, उससे हमें यह अंदाजा लगता है कि राजनीति का जन्म तब होता है जब किसी समाज में क्या सही है और क्या गलत, इसके अलग अलग लोगों के पास अलग अलग जवाब होते हैं। कुछ लोग समाजवाद की तरफदारी करते हैं तो कुछ लोगों को पूंजीवाद ठीक लगता है। कुछ लोग शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की बात करते हैं तो कुछ लोग इसका पुरजोर विरोध। इसी तरह के अलग अलग दृष्टिकोण ही राजनीति को जन्म देते हैं। जब लोग सामाजिक मुद्दों पर इतनी अलग अलग राय रखते हैं और साथ ही उन लोगों से मिलकर जो समाज बनता है, उस समाज को आगे ले जाने के लिए इन मुद्दों पर जवाब चाहिए भी है, तो लोग आपसी बातचीत से हल निकालने की कोशिश करते हैं। वास्तव में यही राजनीति है, यही राजनीति का मूल अर्थ है। लेकिन जब लोग अलग अलग तरह की राय रखते हों, तो क्या कोई और तरीका है जिससे इस तरह के गतिरोध से निपटा जा सके? इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हो सकता है कि ये उदाहरण आप में से कुछ लोगों को थोड़ा अटपटा लगे। बहुत समय से भारत के दक्षिणी राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कावेरी नदी के पानी को लेकर एक पुराना विवाद चला आ रहा है।
खास तौर से जिस साल सूखा पड़ता है उस साल कर्नाटक तमिलनाडु बॉर्डर पर तनाव बढ़ जाता है। दोनों प्रदेशों के किसान पानी को लेकर आपस में एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं। किसानों पर पानी की कमी की सबसे बड़ी मार इसलिए पड़ती है क्योंकि भारत में पानी की कुल खपत का 80% से 85% खेती और उससे जुड़े हुए कामों में खर्च हो जाता है। घरेलू उपयोग में 3% और पानी की बाकी खपत इंडस्ट्रीज में होती है। कभी कभी झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बेंगलुरु की बसेस चेन्नई में जला दी जाती हैं और चेन्नई की बसेस बेंगलुरु में। इस समस्या को हल करने के सैकड़ों प्रयास किए गए। दोनों तरफ के लोगों ने बातचीत करके इस समस्या को हल करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अंत में उच्चतम न्यायालय ने कावेरी नदी के पानी को लेकर राज्यों के बीच बंटवारे का एक नियम बनाया और फिर मामला कुछ समय के लिए शांत हो गया। ये सभी प्रयास इस समस्या का राजनीतिक समाधान करने की कोशिश थे, लेकिन अभी भी पानी के बंटवारे को लेकर असंतोष दोनों राज्यों में बना हुआ है। जो असली समस्या है वो ये है कि पानी ही नहीं है, मतलब मेन इशू संसाधन की कमी होना है। ऐसी समस्याओं का राजनीतिक हल सिर्फ इतना कर सकता है कि कहीं असंतोष इतना ना बढ़ जाए कि लोग खुलेआम लड़ाई दंगे पर उतर आए, लेकिन इससे असली समस्या हल नहीं हो पाएगी। पानी की कमी तो बनी ही रहेगी जब तक टेक्नोलॉजी आदि का प्रयोग करके इसे फंडामेंटली दूर नहीं किया जाता। लेकिन अब जो बात आती है उसे बहुत ध्यान से समझिए। जरा देर के लिए मान लीजिए कि अगर तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ही स्वतंत्र देश होते, दोनों इंडिपेंडेंट कंट्रीज होते, तो क्या कभी भी अपने अपनी जगह के लोगों की परेशानी, उनके गुस्से को देखते हुए वहां की सरकारें एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं करती? ऐसे भयावह काल्पनिक प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है, लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि हमेशा ही राजनीतिक समाधान सैन्य समाधान या जंग की तुलना में मानव जाति को बहुत सस्ते पड़े हैं। जब भी दो लोगों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो तो उसको हल करने का क्या तरीका है? पहला तरीका तो है बातचीत करना। Oh my God, it's true. You lied to me, Mr. Lincoln. और दूसरा तरीका है लड़ाई कर लेना। सामाजिक स्तर पर इस पहले तरीके को ही राजनीतिक समाधान कहते हैं और दूसरे तरीके को सैन्य समाधान। आपस में बातचीत करके किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश करने के रास्ते पर चलते हुए समाजों को इतनी कीमत नहीं चुकानी पड़ी जितनी कि एक दूसरे से जंग छेड़ देने पर। और इसीलिए राजनीति भले ही आपको कभी कभी घृणा करने योग्य मालूम पड़े, लेकिन धरातल पर मौजूद विकल्पों से तुलना करने पर आप इस सामाजिक उपकरण को हे दृष्टि से तो नहीं ही देख पाएंगे। एक फंडामेंटल, एक आधारभूत आवश्यकता को पूरा करने का तरीका है राजनीति। राजनीति से घृणा करने वाले लोगों को समझना चाहिए कि क्या इस तरह की समस्याओं को हल करने का कोई और बेहतर तरीका मौजूद है, और जिस दिन उन्हें ये बात समझ आ जाएगी उस दिन से वे राजनीति और गंदी राजनीति में फर्क करना शुरू कर देंगे। अयोग्य और द्वेषपूर्ण लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हो सकते हैं, राजनीति में भ्रष्टाचारी लोगों का बोलबाला हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि राजनीति ही खराब है। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।